नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ, थोड़ा टाइम लेता है ये पोस्टमैन डेस्कटॉप अरे सर्वर। पता है ये पोर्शन बहुत टाइम लेता है खुलने में। कभी कभी ना। हाँ। हाँ। ये 3 3 आते रहते हैं। आजा भाई आजा, वी वांट टू वर्क, हमें काम करना है। चलो जी, आ चुका है। जो पुराने हैं मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ, डिसमिस। समवन वांट्स टू जॉइन योर मीटिंग। ओके ओके साहब, ओके। कौन है? ओके। तुम कहाँ थे? पोस्टमैन पे, हाँ। खैर इनको डिलीट करने की ज़रूरत तो है नहीं, मैं एक नया बना लेता हूँ। न्यू पे क्लिक करता हूँ। एच टी टी पी, क्योंकि रेस्टफुल ए पी आई जो बनती है वो एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस पे चलती है। हम्म। बाकी अगर वही आपका एफ टी पी पे चलता है, कहा गया यहाँ पे। एफटीपी। हाँ, एफटीपी क्या है? एफ टी पी भी एक माध्यम है जिससे ए पी आई वगैरह रन होता है, यानी एक जिस तरीके से ये अपना एच टी टी पी है, हम्म। एच टी टी पी है, एच टी टी पी एस है, उसी तरीके से एफ टी पी भी एक माध्यम है जो कि इंटरनेट पे काम करता है, मतलब लाइक इन्हीं की तरह है। ओके। मैं इसे थोड़ा डिटेल में देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ एफ टी पी के बारे में, और भी है इसमें, तो वो मैं बताता हूँ फिर। तो जो अभी अपना, अपन ये कर लेते हैं, हाँ। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक नया किया, न्यू पे आया, न्यू किया मैंने। यहाँ पे मैंने अपनी जो यू आर एल थी, मतलब जो ए पी आई था, उसे पेस्ट किया, गेट मेथड अप्लाई किया एंड सेंड कर दिया। आ गया। हाँ, तो डेटा जो है अपना सक्सेसफुली आ चुका है। आईडी, क्योंकि अपने पास में एक ही डेटा है, तो आईडी एक हम्म। आया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड एक इमेज है, तो ये आ चुका है। हम एक और पोस्ट करके देख लेते हैं। खैर इसकी ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने क्या, एक्स वाई जेड डिस्क्रिप्शन, नथिंग है, और एक इमेज भी अपलोड कर देता हूँ मैं। कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ मैं, यहाँ से पोस्ट किया, चला गया। या हमें यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, हम अपने जो पोस्टमैन है वहाँ पे चेक करते हैं। वापस मैं इसी को एक बार वापस से हिट करता हूँ, इस एपीआई को, सेंड पे क्लिक किया। तब यहाँ देखेंगे तो एक तो पहले से डेटा था, दूसरा डेटा भी आ हम्म। चुका है, एक्स वाई जेड, डिस्क्रिप्शन और इमेज। तो एपीआई जो अपना परफेक्ट चल रहा है, एपीआई में कोई इशू नहीं है। अब एपीआई जो होती है वो मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। आई थिंक शायद, अच्छा, दूसरी वाली क्लास में भेजा हूँ मैंने। एक होता है पब्लिक एपीआई, दूसरा प्राइवेट एंड तीसरा पार्टनर एपीआई होता है। जो पब्लिक एपीआई होता है उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। लाइक ये एपीआई जो है ये अपना पब्लिक एपीआई है, बट अगर मैं यही एपीआई आपको दूँ तो ये एपीआई नहीं चलेगा अभी। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे है लोकल होस्ट, मतलब सिर्फ इस सिस्टम के लिए। लोकल होस्ट मतलब भाई आपका जो सिस्टम है सिर्फ वहीं तक का सीमित है ये। तो एक तरीके से पब्लिक एपीआई भी है, बट अगर मैं इस एपीआई को आपको दूँ तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि, हाँ, ओके, क्योंकि ये मेरे लोकल सिस्टम पे बना हुआ है। तो वापस आ जाते हैं। एक तो पब्लिक एपीआई होता है जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है उस एपीआई को, जो कि एक सर्वर पे रन होता है। जब वो सर्वर पर रन होता है तो उस एपीआई को कोई भी एक्सेस कर सकता है। दूसरा होता है प्राइवेट एपीआई। उसी एपीआई को
आपको एक्सेस करने के लिए की चाहिए होती है, जो कि कुछ वैलिड यूजर ही उस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक एक कोचिंग में जो टीचर्स का जो रूम होता है, टीचर्स का जो सेपरेट जो भी होता है रूम, उस पर सिर्फ टीचर्स ही अलाउ होते हैं। वहाँ पे हाँ कभी कभी जा सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें परमिशन मिलती है तो। अगर हमें किसी टीचर से कन्वर्जेशन करना है तो हम उसकी परमिशन ले तो हम उसके साथ जा सकते हैं। तो जो हम उस टीचर से परमिशन ले रहे हैं, दैट इज़ द की। तो भाई हमारे पास में की है तो हम इस रूम में आ पा रहे हैं। ये होता है प्राइवेट एपीआई। एंड तीसरा होता है पार्टनर एपीआई। मेनली पार्टनर एपीआई जो होता है सिर्फ एक कंपनी तक का ही सीमित होता है। मतलब जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन के पास में कितनी बड़ी कंपनी है, उसमें कितने सारे वेब अलग अलग, जो अमेज़ॉन जो है वेबसाइट है उस पर कितनी अलग अलग वेबसाइट से रन करती है एक साथ में ही। तो उसकी डेटा को क्या होता है कभी डीबग करने, क्योंकि जो डेवलपर्स जो होते हैं उस पर हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, क्योंकि हर बार वेबसाइट में कोई ना कोई इशू आते रहता है। कभी पेमेंट किस में इशू आया, कभी डिलीवरी किस में इशू आया, कभी ऑर्डर बुक करने में इशू आया, कभी ऑर्डर डिलीवरी करने में इशू आया, कभी एड्रेस चेंज करने में। तो ऐसे जो इश्यूज़ जो है वो आते रहते हैं। तो इनको रिजॉल्व करने के लिए जो एपीआई बनी हुई होती है वो प्राइवेट होती है, जो कि सिर्फ एक्सेसिबल होती है अमेज़ॉन कंपनी के अंदर ही। वहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने डेवलपर्स हैं, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाहर का कोई भी व्यक्ति उसे एक्सेस नहीं कर सकता। जहाँ तक का वही एम्प्लॉय अगर उसी कंपनी के बाहर चले जाए तो भी वो उस एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकता। दैट इज़ द पार्टनर एपीआई। फिर डिवाइडेड तो बहुत सारे होते हैं, बट मेनली जो काम होता है 3 में होता है। और भी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, मुझे 3 का ही पता अभी तक का। ठीक है। तो चलो, अपनी एपीआई जो है प्राइवेट पब्लिक एपीआई है, सिर्फ इस लोकल होस्ट, मतलब सिर्फ मेरे सिस्टम के लिए। ये भी एक तरीके से पब्लिक प्लस पार्टनर एपीआई है। क्योंकि देखो पब्लिक इसलिए है क्योंकि इस सिस्टम में मैं कहीं से भी से एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट की के। और पार्टनर इसलिए है क्योंकि इस एपीआई को अगर मैं आपको देता हूँ तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये एक्सेसिबल होगा सिर्फ इस सिस्टम के लिए। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है पब्लिक प्लस पार्टनर एपीआई का। चलो हम फ्रंट एंड में आ जाते हैं। तो नॉर्मल अपना ये हुआ था, अपनी यहाँ पे राउटिंग हुई थी होम मूवी। जैसे कि ये होम रहा, होम पे इमेज आ रहा है, मूवी पे क्लिक करने पे मूवी आ रहा है, वेब सीरीज़ पे वेब, कॉन्टैक्ट एंड साइन इन। तो अब अगर हमें अपनी एपीआई के साथ में काम करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि भाई इस एपीआई के पास में जो डेटा है, ये एपीआई जो है यानी बैकएंड का अपना जो डेटाबेस है, जहाँ पे भी हमने अपना डेटाबेस बना के रखे हैं, अब टाइम आ गया कि उस डेटाबेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की। देखो होता क्या है, जो भी आपका डेटाबेस होता है उस डेटाबेस में एक सिंगल पर्सन का पूरा डेटा ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे जो एपीआई है इस पे मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, ये इतना एक पूरा डेटा जो है एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से ये दूसरा ऑब्जेक्ट, तो अभी मेरे डेटाबेस में जो है 2 ही ऑब्जेक्ट है। लाइक जब हम कोचिंग या स्कूल ज्वाइन करते हैं तो
हमारे क्या होता है रजिस्टरी में नाम, जैसे पहले तो भाई जब अटेंडेंस वगैरह जब ऑनलाइन नहीं थे तो रजिस्टर में नाम लिखते थे, और एक और जो एडमिशन करते टाइम जो पूरा अपना डेटा लेते थे कि भाई आप नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, इससे पहले क्या पढ़ाई के, कहाँ से, यानी 5वीं पास है, 6वीं पास है, कहाँ से हुआ था। तो ये जितना भी डेटा है, एक स्टूडेंट का जितना भी डेटा है, पूरा का पूरा डेटा उस स्कूल के लिए एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट में उसका नाम भी आ गया, सरनेम भी आ गया, पापा का नाम, मम्मी का नाम, क्लास एंड एवरीथिंग, सब कुछ। तो डेटाबेस में जितने भी डेटा रखे जाते हैं उन्हें एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखा जाता है। और हमेशा इस बात को ध्यान देना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डेटा पोस्ट किया था यहाँ पे, तो भाई एट अ टाइम मैं सिर्फ एक ही यूज़र का डेटा पोस्ट कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो रहा कि इसी के साथ में मैंने दूसरा नाम भी दे दिया, मैंने कहा भाई XYZ और एक CDE करके, ऐसा नहीं हो रहा। इस पर मैंने डिस्क्रिप्शन भी अलग दे दिया, इमेजेस 2 दे दिया, और मैंने बोला भाई कि मैं 2 डेटा दे रहा हूँ, दोनों को अलग अलग रख दो। ऐसा नहीं हो रहा। एक टाइम पे एक ही डेटा कंडक्ट करता है ये। तो जब हम फ्रंट एंड से कोई डेटा पोस्ट करते हैं, देखो मैं फिर क्या आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, जब भी डेटा पोस्ट होता है ऑब्जेक्ट, तो जो भी फ्रंट एंड से आपका डेटा जब भी पोस्ट करोगे आप, API हो या नॉर्मल जेसन में, जो वेरिएबल होता है वो हम हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर पे मल्टीपल की और पैर में वैल्यूज़ होती है। जैसे मैंने कल ही बनाया था, ओके चलो कोई ना। ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, या थोड़ा दिखाना है इसे प्रैक्टिकली? आ गया। चलो ठीक है, हाँ। हो गया। तो अब जब भी डेटा पोस्ट करोगे आपको एक सिंगल वेरिएबल लेना है, क्योंकि एट अ टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट पोस्ट होगा, इसलिए सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल वेरिएबल, और वो वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो मल्टीपल डेटा कंडक्ट करता है। जैसे मैंने भाई जब 6वीं में एडमिशन लिया था तो मेरा नाम भी दिया, सरनेम भी दिया, 5वीं कहाँ से पास हुआ वो भी दिया, कब दिया, तो ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर पे सारा डेटा दिया था। चलो अब इसी में थोड़ा सा आते हैं। मैंने कहा भाई हुआ यूँ था कि मैं एक दिन, हाँ ये बात है 2020 की बात है, जब मैं हम मतलब भाई के साथ में कोचिंग चला रहा था गाँव में। तो उस टाइम पे जब भी कोई पूछता था तो बोलते भाई आपके कोचिंग में कितने बच्चे हैं, आपके कोचिंग में कितने बच्चे, तो हम बोलते भाई 8 है, 10 है, 15 है, 20 है, जो भी है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि भाई जब डेटा पोस्ट करते हैं तो सिंगल ऑब्जेक्ट जाता है, बट जब कोई पूछता है उसी को तब जितने भी टोटल बताते हैं, भाई 8 है तो हम बोलते हैं 8 है, 10 है तो हम बोलते हैं 10 है। तो इस केस में जब भी आप डेटा गेट करोगे डेटाबेस से, आपको हमेशा ही एरे फॉर्मेट में वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक एरे जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कंडक्ट करता है। एक एरे जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कंडक्ट करता है, मतलब एक एरे के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रख सकते हो। तो जब डेटा पोस्ट होगा तो सिंगल ऑब्जेक्ट, बट जब डेटा गेट होगा तो जिस भी वेरिएबल में हम डेटा रखना चाहेंगे वो वेरिएबल अपना एरे फॉर्म का होगा, क्योंकि उस पर मल्टीपल डेटा आते हैं। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब रिएक्ट का मैं खुद स्टार्टिंग में कर रहा था तो काफ़ी इशू आ रहा था मुझे इस चीज़ को समझने में, लगभग काफ़ी टाइम लगा था समझने में।
और इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उससे एक्सप्लेन किया कि जब आप डेटा गेट करोगे तो क्या रखना है, क्योंकि मैं वहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखता था डेटा गेट करते टाइम और उसको बाद में जब इटरेट करता था तो एरर पे एरर आते थे। चलो हम देखते हैं इसे भी। चलो जी वापस आ जाते हैं हम। अब फाइनल हमारा आज क्या करना है, हमें यहाँ पे डेटा शो अप करवाना है। जितने भी डेटा हमारे डेटाबेस पे है वो डेटा हमें यहाँ पे शो करवाना है। तो भाई एपीआई अपनी बनी हुई है। अब यहाँ पे हमने सारी राउटिंग भी करके रखी है, होम की, मूवी, वेब सीरीज़, कॉन्टेक्ट एंड लॉगिन। इसको मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, पास मिल गया। चलो तो ये तो अपना नैवबार है। अब हमें डेटा गेट करना है तो हमें कुछ तो बनाना पड़ेगा ऐसा एक्स्ट्रा जहाँ पे हम डेटा गेट कर पाएंगे। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो वेब सीरीज़ है जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो जो कंपोनेंट कॉल हुआ है इस पर मैं डेटा को गेट करवा देता हूँ अभी के लिए, जस्ट फॉर देखने के लिए कि भाई डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बैकएंड से एपीआई के थ्रू। यहाँ तक का कोई ओके। इशू? चलो मैं एक बार वापस रिएक्ट में आ जाता हूँ। ये अपना ऐप है, ऐप के अंदर अपन ने सारी जो राउटिंग है वो करके रखी है। और मैं चाहता हूँ कि भाई जो मूवी वाला कंपोनेंट है उस पे एपीआई डेटा गेट करे। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, इस पर हावर करके इसे इंटर करता हूँ तो मैं इस कंपोनेंट के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक ड्यू में मैंने मूवी लिखा है तो अभी यही शो कर रहा है। ओके ओके। तो अब हम चाहते हैं कि भाई जब यहाँ पे आए यूज़र ने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, कहाँ पे मूवी को क्लिक किया, सॉरी हाँ मूवी वाले इस पर मूवी को जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे जो डेटा है वो शो होने लग जाए। तो पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई जब यूज़र मूवी को क्लिक करे तो जो कंपोनेंट कॉल हो रहा है उसमें कुछ तो करवाना है हमें, पहली अंडरस्टैंडिंग। तो हम वापस ऐप में आ जाते हैं। खैर ये थोड़ा सा वापस बता रहा हूँ, कुछ नहीं बस फ्लो बता दे रहा हूँ। कहाँ गया अपना ऐप? ऐप में आता हूँ, जैसे ही मूवी को क्लिक करेगा यूज़र तो हम आ जाते हैं मूवी वाले कंपोनेंट पे। अब इस पे हमें एपीआई हिट करवाना है जो कि डेटा गेट करेगा। यहाँ पे क्या करवाना है, एपीआई हिट करवाना है जो कि डेटा गेट करेगा। सबसे पहले तो भाई जो एपीआई जो हिट होगी क्या वो जेसन के अंदर होगा या जावा स्क्रिप्ट का जो अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट है उस पे होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि एपीआई जहाँ से हिट होगी वो कहाँ पे होगा, जेसन के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? जेसन। ठीक, जेसन के अंदर। और किसी का आंसर? राहुल? हुआ जवाब दो यार। जेसन जेसन डेटा तो जेसन में आता है ना, जेसन नहीं तो डेटा, जावास्क्रिप्ट का तो हाँ देखो डेटा आएगा। क्वेश्चन क्या है मेरा, डेटा शो करना वो अभी अपना प्राइमरी पॉइंट नहीं है। ओके। प्राइमरी पॉइंट ये है कि जो एपीआई हिट होगा वो जेसन के अंदर होगा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हाँ देखो भाई, अगर मैं भोपाल में हूँ तो मैं कोचिंग जा सकता हूँ। अगर मैं भोपाल में ही नहीं हूँ तो कोचिंग जाऊँगा कैसे? इसका मतलब सिंपल है, अगर आपने डेटा एपीआई को हिट किया है तो आपके पास में कोई डेटा आया होगा।
अगर आपके पास में डेटा आया है तो आप उसे शो करवाओगे, बट अगर आपके पास में डेटा ही नहीं आया तो आप शो किसको करवाओगे? लाइक मैं भोपाल में हूँ तो कोचिंग जा सकता हूँ, बट अगर मैं भोपाल में ही नहीं हूँ तो कोचिंग जाऊँ कैसे? पहले मेरा भोपाल में होना ज़रूरी है। इसका मतलब पहले एपीआई को हिट करना ज़रूरी है। एपीआई हिट होगा तो वो डेटा लेके आएगा, डेटा लेके आएगा उसके बाद में हम जेसन को उसे डेटा दिखाएंगे। और एक और बात, एपीआई जो हमेशा हिट होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही होती है। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, आपका C++ हो सकता है, पाइथन हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट, जो भी है वो एपीआई हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही हिट होता है। अब यहाँ पे इसे ये नहीं मानना कि भाई वो इसी पे होता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने जो एपीआई बना के रखा है वो फॉलो करता है जेसन फॉर्मेट को। एक और एपीआई बनती है जो कि एक्सएमएल फॉर्मेट में एपीआई बनती है। अब एक्सएमएल तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है भाई, एक्सएमएल तो एक एचटीएमएल की तरह एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, लाइक A to Z एचटीएमएल की तरह। तो एक्सएमएल में जो एपीआई बनती है वो आपका एक्सएमएल में ही हिट होता है। तो ये भी नहीं मानना कि भाई जो एपीआई है वो हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही हिट होती है, ऐसा भी नहीं है। बट जो एपीआई जेसन को फॉलो किया है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हिट होती है। हिट होती है मतलब डेटा गेट करना या डेटा पोस्ट करना। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ से डेटा गेट करते हैं एपीआई को। तो अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पे। और एपीआई को हिट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट के पास में अपना, हेलो, हाँ बोल, हाँ राहुल भैया। राहुल भैया। भाई तू एहसास दिला रहा है क्या कि तू है करके? अरे बोल भाई। अरे नहीं, मेरे को आवाज नहीं आ रही रे। अरे अभी आई। अभी आई क्या? माइक टेस्ट करते रहना चाहिए ना फिर। चलो देखो भाई, एपीआई हिट करने के लिए अभी हम एपीआई को हिट कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर पे। और जावा स्क्रिप्ट के पास में उसका अपना एक फंक्शन है फैच करके, जहाँ से वो एपीआई को हिट करती है। जब आप रिएक्ट में काम करते हो तो आपके पास में दो फंक्शन होते हैं। मैं यहाँ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। आपके पास में दो फंक्शन होते हैं जिससे आप एपीआई हिट करवा सकते हो। किस पे काम करते हो? तो रिएक्ट में। एक तो जावा स्क्रिप्ट का खुद का है फैच, दूसरा रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है एक्जूस। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्जूस। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट, विदाउट इंपोर्ट किए चेक करता हूँ आ रहा कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा भाई, ये करता क्या है मेरे साथ में? इंपोर्ट मैं नहीं कर रहा भाई, मैं गूगल पे जा रहा हूँ। लिख लो ना इम्पोर्ट। अरे भूल जाता हूँ भाई मैं। अरे वो करो ना npm आई। नहीं नहीं, npm अपने पास में है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, लिखो। एक मिनट, हम एक बार चेक कर लेते हैं। चेक तो करो नीचे वाले पे। अच्छा हाँ, नहीं है। ओके ओके ओके, चलो जी हम यहीं पे चला लेते हैं। पावर चलो ओपन करते हैं भाई हम। राहुल भैया से पूछ तो लो आवाज आ रही कि नहीं। भाई कुछ आ रहा है क्या?
राहुल भैया आवाज आ रही है? नहीं आ रही। एक्जियूस। भाई स्पेलिंग देख लेना, मेरी स्पेलिंग बहुत बेकार है। एक सेकेंड। हाँ सही है, सही है, सही ओके। है। ओके, मूवी के अंदर आ जाते हैं। अब मैं सीधा एक्जियूस लिखता हूँ। आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया। ठीक है, एक्जियूस डॉट, और हम यहाँ पे करने वाले हैं गेट। गेट डॉट देन डॉट देन। सबसे पहले तो भाई कुछ ना करो, बस एक सेंटेक्स लिख दो, एपीआई आपकी हिट हो जाएगी। बस ये रहा। अब मैंने कहा था ये फंक्शन है, एक्जियूस जो है वो एक फंक्शन है। तो यहाँ पे एक्जियूस जो है वो एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर पे जो गेट जो है वो फंक्शन है, और गेट से ही कनेक्टेड गेट के अंदर है देन, वो फंक्शन है। इसी के बाद में इस देन के अंदर पे, इसी देन के अंदर पे है ये देन। यहाँ पे फ्लो बन रहा है। एक्जियूस एक मॉड्यूल है, मतलब एक फ़ाइल मान लो इसे। इस फाइल के अंदर पे गेट नाम का फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर पे देन नाम का फंक्शन है, और इस देन नाम के फंक्शन के अंदर में ये देन है। ये चलता कैसे है, देखो भाई, इस गेट के अंदर पे ये देन है, ये देन के अंदर पे ये देन है। अगर गेट सक्सेसफुली चला है तो आपका देन चलेगा, अगर ये देन सक्सेसफुली चला है तो आपका ये देन चलेगा। अगर फ्लो आपका यहाँ गेट पे फेल हो गया तो इसके आगे में कुछ नहीं चलेगा। लाइक ये मेरे दादाजी है, ये मेरे पापा है, और ये मैं हूँ। मान गए ओम भाई, मान गए। सपोज करते हैं कि मेरे दादाजी ही नहीं है, आए ही नहीं दुनिया में, तो भाई मेरे पापा ही नहीं आएंगे, वो ही नहीं आएंगे तो मैं ही नहीं आऊँगा। अरे, अरे ओ भाई। चलो हम यहाँ पे जो गेट फंक्शन जो है पहला वाला वो लेता है URL। हो गया भाई, हो गया। अरे यार, राहुल का आ गया। राहुल भी आए तो थे। कहा गया अरे भाई? हूँ यहीं पर हूँ। हाँ तो क्या सिक्योरिटी गार्ड बन के चेक कर रहा है क्या आगे पीछे? चलो वापस आ जाता अपने कोड पे। तो ये गेट फंक्शन जो है ये URL मांगता है। अगर आपका URL सही है तो इसके आगे में कोई भी एक रिस्पॉन्स बोलता है। रिस्पॉन्स मतलब इट कैन बी एनीथिंग, रिस्पॉन्स हो वेरिएबल, कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ हिट करता है कि भाई ये गेट जो है वो सक्सेसफुली चल चुका है। तो गेट के अंदर पे हम देते अपनी API जो हम बना के रखे हैं। अभी हमारे पास में अपनी API बनी हुई है। जब हम किसी और कहीं और API पे काम करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई, देख लेंगे तुम अभी। चलो, जब हम किसी और की URL पे काम करते हैं, यानी कहीं थर्ड पार्टी या प्राइवेट हो गया या पार्टनर पे, तो गेट के अंदर हम वो URL देते हैं। अभी हमारे पास में अपनी URL है, तो मैंने अपना URL दिया। अगर ये URL सही है तो भाई साहब एक आएगा आपके पास में रिस्पॉन्स, एक वेरिएबल आता है इसे। अब इस वेरिएबल के अंदर पे आप चाहे तो पूरा ऑब्जेक्ट बना लो, जो आपको काम करवाना है, कोई दिक्कत नहीं है।
चाहे तो या कंसोल करवा लो, जो भी करवाना है। बट मेनली इस दैन के अंदर जो दिया जाता है वो होता है भाई, जब आपकी ये यूआरएल जो सक्सेसफुली रन हो चुका है तो ये कुछ तो लेके आया ये, क्योंकि आप यहाँ पे गेट कर रहे हो, चाहे आप गेट करो या पोस्ट करो, रिस्पॉन्स में हमेशा ही कुछ ना कुछ मिलता है, हमेशा ही। कभी भी आपकी एपीआई जो है वो खाली नहीं जाती, चाहे तो आप गेट कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो। जैसे मैं अगर यहीं पे बताओ कि जब मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था, पोस्ट करने के बाद में भी यहाँ पे डेटा शो कर रहा था, वो एज अ रिस्पॉन्स शो कर रहा था यहाँ पे, बट वो गायब होके वापस आ गया था। बट हमें एक तो वेब जो इंटरनेट इतना फास्ट चलता है कि हमें दिखता ही नहीं क्या से क्या हो जाता है। तो वही होता है, जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो, चाहे गेट करो पोस्ट करो, हमेशा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स में आता है। मैंने कहा भाई जब ये हिट होगा तो कुछ तो रिस्पॉन्स में आएगा, बिल्कुल। मैंने दिया आदेश। अब इसको मैं एरो, क्या इसका सिंटेक्स यही है क्या? मुझे क्यों लग रहा मैं भूल गया करके। आरवीएस को ना उसमें डाल दो, पैरेंथेसिस अच्छा के अंदर। हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ ये कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक लेता है। तो मैं यहाँ पे करता भाई साहब कंसोल करवा लेता अभी तो। भाई अगर एपीआई सही है तो कंसोल में डेटा दिखा दो, कंसोल आर डॉट एस, लॉग। कंसोल डॉट लॉग, किसको? आर एस हाँ, को। अभी हम सिर्फ इतना आरईएस। देखते हैं, हाँ आर एस को। खैर इस दैन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप चाहे तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम एक बार हिट करके देखते हैं। क्या भाई अभी भी कंट्रोल आर, सीओस एरर। एक बार कंसोल खोलना। हमने इंस्पेक्ट किया, कंसोल किया, अनकैच इन प्रॉमिस एग्जीक्यूट, इम्पोर्टेंट फ्रॉम एक्सेस टू एक्सएमएल रिक्वेस्ट एट। ब्लॉक्ड बाय कोर्स। एक सेकंड। क्या हमने बैकएंड से ब्लॉक्ड बाय कोर्स। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ अभी नहीं आएगा एरर, अभी नहीं आएगा, अभी भी नहीं आएगा, वेब पे भी नहीं, कॉन्टेक्ट पे भी नहीं, इसी पे आएगा एरर। हाँ ठीक है भाई। चलो जी, देखो हो क्या रहा है, जो अपनी, एक मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ फिर कुछ बोलता हूँ मैं। इंस्टॉल्ड एप्स मिडलवेयर, और भी बताओ यार। हाँ कनेक्ट नहीं किया, क्या कनेक्ट नहीं किया? इंटीग्रेट नहीं किया क्या मिडिल वेयर वगैरह? कौन सा इंटीग्रेट? कोर्स क्या हेडर बोल रहा भाई तो? इंस्टॉल इंस्टॉल कर लिया तूने? कोर्स हेडर जो होता है करा है कि नहीं? क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं पहले किया था कि नहीं। ये क्या होता है, सिंपल शब्दों में बता। क्या होता है देख रहा है? अरे यार तो कैसी बात कर रहे हैं, समझ कर, ठीक है इंटीग्रेट करने के लिए नहीं करना पड़ता है उनको इंस्टॉल, भाई तो सिंपल पैकेज को बता, सिंपल बता तो सभी बैकएंड में। समझ पाएंगे। देख, हाँ रिएक्ट को हाँ। अपन को जेंको से कनेक्ट करने के लिए कोर्स हेडर नाम का एक वो होता है पैकेज, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है नहीं बैकएंड तो में कोर्स जेंको में। होता किस लिए है? मेरे को इतना ही पता है, इंटीग्रेट करने के लिए होता है एक पैकेज। नहीं। भाई हम क्यों इंटीग्रेट करेंगे जब रिएक्ट अलग है? हमें तो तो तभी तो इंटीग्रेशन का, डेटा एपीआई के थ्रू तभी तो जाएगा डेटा। नहीं, हाँ तो हमें इंटीग्रेशन का क्या मतलब है भाई? ये एरर क्यों दे रहा है मुझे? एरर क्यों आ रहा है कोर्स?
अब सिंपल मेरे को नहीं होता। पता, ओम बताएगा। ओ माय कंटिन्यू। चलो देखो भाई होता क्या है, खैर अभी तो मैं, मेरी उम्र नहीं है उतनी। देखो जब बैचलर होते हैं तो अपने रूम में कोई भी आओ जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कहाँ से लाता भाई एग्जाम्पल यार। बट यहीं पे जब आप समझ गया भाई, तो एक एक होता क्या है कि देखो एक सिक्योरिटी लग जाता है कि भाई, क्योंकि जो बैचलर लाइफ होती है वो अपने आप में अलग है, जो आफ्टर मैरिज लाइफ होती है वो अलग होती है। अब उसमें कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाती है, कुछ इम्पोर्टेंस वगैरह जो भी होता है, तो वो अलग हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, हम अपने घर में आने के लिए हर किसी को परमिशन नहीं रखते हैं, काम है तो भाई आओ, क्योंकि उस टाइम पे पार्टी वार्टी दारू वारू सब बंद हो जाता है। बस सीधा सिंपल ये है कि आपका फ्रंट एंड अलग है, बैक एंड अलग है। आप फ्रंट एंड बैक एंड से कुछ डेटा गेट करना चाह रहे हो एपीआई के थ्रू, बट अब जब आपने एपीआई बना दिया है तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए उस पर, तो आपको परमिशन देना पड़ेगा कि भाई जो कोड जो आ रहा है कि ये बंदा जब आए तो इसे परमिशन है कि ये घर पे आ सके। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, दो चीज़ों को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, मतलब डेटा जब आदान प्रदान करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो परमिशन देनी पड़ती है कि भाई कौन डेटा एक्सेस कर सकता है, कौन डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है। सिंपल ये है। बैकएंड में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, कुछ कोड होता है उसके लिए जो इंटीग्रेट करता है, ये बताता है कि भाई वो ये डिसाइड करता है, बताता नहीं है, वो ये डिसाइड करता है कि ये बंदा आया है तो मैं इसे अंदर आने दूँ या नहीं आने दूँ। जब हम अभी बैचलर लाइफ पे थी भाई लॉक लगा के चले जाते हैं, अब जिसके पास में की है सिर्फ वही अंदर आ सकता है। 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, चारों के पास में अगर की है तो भाई चारों के चारों ही अपने अलग अलग टाइम पे आ सकते हैं, और 4 में से एक के पास में भी अगर की नहीं है तो वो अंदर नहीं आ सकता, जिस पर हमें थोड़ा कम भरोसा रहता है कि भाई कहीं हमारे ना होते ये कुछ उठा के ना चले जाओ। चलो वापस आ जाते हैं, तो इंटीग्रेट करना पड़ता हमें फ्रंट एंड और बैक एंड को, क्योंकि दोनों ही एप्लीकेशन अपने अपने अलग है, और दोनों ही एप्लीकेशन के बीच में कुछ बातचीत होने वाली है। इट कैन बी डेटा ट्रांसफ़र, डेटा गेट, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बातचीत होने वाली है। तो बैकएंड पर हम ये बताते हैं कि भाई कौन यूज़र को हम एक्सेप्ट करेंगे और किसे नहीं करेंगे, तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी वो रिएक्ट को परमिशन नहीं दे रहा कि भाई आप अंदर आ सको। मैंने किया रिएक्ट इंटीग्रेशन विथ जैंगो, सर्च किया, आ गया भाई। छाता भी जाए, छाता कब तक आएगा? यार ये क्या इंटरनेट चला गया क्या मेरे पास का लगता है, 1 मिनट, काम क्यों नहीं कर रहा ये। है भाई पूरा इंटरनेट तो है यार अभी। चलो देखो हम कुछ नहीं करेंगे, बस कोड उठा के कॉपी पेस्ट ही करेंगे। बैठाओ कॉपी पेस्ट करो भूल जाओ। भूल जाओ, बस। ठीक है इंस्टॉल जाएंगे। और मंडी जाएगा क्या? हमें कौन से स्टेप पे आना है, अच्छा स्टेप नंबर 12 पे आ गया ना भाई, मुझे तो 7th नंबर पे जाना था। मंडी जाएगा, हाँ, मंडी जाएगा। 1 मिनट, 7th किस पे मैंने भाई कितनी बार उठाया यार इसमें से, 7th नंबर पे, अच्छा
क्या आज मैं क्या गलत गलत वेबसाइट ये पे नीचे आया? नीचे निकल गया शायद। हाँ यार, हाँ नीचे इंटीग्रेशन जैंगो विथ रिएक्ट 7 अपडेट नंबर हो पे गया होगा। हो सकता है। भाई कुछ तो कोड तो दे, कहाँ से उठाएंगे। कोई और से डाल लो वेबसाइट। हाँ दूसरे में चेक करना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बैकएंड यूआरएल्स, डेटाबेस, लैंग्वेज, इस पे नहीं है भाई। ये झूठ बोल रहा है मुझसे ये। हाउ टू कनेक्ट जेंगो विथ रिएक्ट जेएस। अरे भाई स्क्रॉल करते करते आ जा, हमें 7 नंबर पे जाना है। भाई इसमें से इतनी बार कॉपी कर लिया है मैंने, लेकिन याद अभी तक नहीं हुआ। ये इतना पता है कि 7th स्टेप पे जाना है मुझे। हाँ चलो, सबसे पहले मैं कोर्स हेडर जो है इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसने ऊपर दे रखा है कोड इंस्टॉल करने के लिए। कोर्स हेडर ये रहा, जेंगो एडमिन। कॉपी करता हूँ यहाँ से, बैकएंड में आ जाते हैं भाई साहब। dir मशीन स्क्रिप्ट। अच्छा, कंट्रोल सी डी। हाँ मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अरे क्या है भाई ये। कंट्रोल सी वी मत करो, वो लाइन लिख लो। एक मिनट, ये बोल क्या रहा है मुझे। अनेबल टू क्रिएट प्रोसेस सी डेस्कटॉप पाइथन EXE। अरे उसको करना हेडर्स वाले को तो मैंने उसी को तो इंस्टॉल, किया भाई। अरे यार, कोर्स हेडर। ये इसको करना था। तभी तो मैं सोचूं पाइथन पिप इंस्टॉल जेंगो कोर्स हेडर्स। ये राहुल भैया। हाँ रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हमें। इसके बाद में कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना है, आते जाना है, 7th नंबर पे आ जाना है। रेस्ट फ्रेमवर्क कोर्स एंड कोर्स हेडर, इसको यहाँ से कॉपी करना है, सेटिंग्स में जाना है, कंट्रोल V। ओके साहब, इसके बाद में इसको ऐड करना है हमें। कंट्रोल C मिडलवेयर लिस्ट में, यहाँ पे कंट्रोल V कॉमा। ठीक है भाई साहब, अब क्या हो गया? लास्ट वाला लास्ट वाला। हाँ इसको कुछ नहीं करना। अरे 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे क्या सॉरी। चलो देखो, क्रॉस ओरिजिन अलाउ ऑल ठीक है। इसे कॉपी किया, इसे एंड में या कहीं पर भी पेस्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफ़ॉल्ट परमिशन क्लासेस, अब रेस्ट फ्रेमवर्क परमिशन ठीक है। देखो अभी हमें जो डिफ़ॉल्ट परमिशन क्लासेस
जो वेरिएबल है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि हमने यहाँ बनाया है पब्लिक एपीआई। जब आप प्राइवेट एपीआई बनाओ या पार्टनर एपीआई बनाएंगे तो उस टाइम पे कुछ परमिशन लगानी पड़ती है कि भाई परमिशन अलाउ एनी, कि भाई आपको स्पेसिफाई किसे परमिशन देना है। इसे अभी भी हम पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कि भाई जो आ रहा है आपके पास में उसमें से किस यूजर को परमिशन देनी है कि वो अंदर आ सकता है, डेटा एक्सेस कर सकता है। तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आते हैं तो अच्छा, कोड शैडर यहाँ से बता देता थोड़ा सा। कोड शैडर एक मॉड्यूल है जो कि हमें हेल्प करता है परमिशन देने के लिए, मतलब जो कहीं बाहर से कोई पोर्ट वगैरह आए तो उसे अलाउ करने के लिए कोड शैडर एक मॉड्यूल है जो हमें हेल्प करता है कि भाई जो पोर्ट जो कहीं और से आ रहा है उस पोर्ट के साथ में जो रिक्वेस्ट आ रही है उसे अलाउ करना है या नहीं करना है। अब इसी पे कोड शैडर डॉट मिडलवेयर, ये इसी का पार्ट है कोड शैडर का, तो दोनों एक ही काम करते हैं। बट ये आपको इंस्टॉल्ड ऐप्स में करना पड़ता है। इसका मतलब कि भाई जो एक अपने आप में एक मॉड्यूल है, अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, अपने आप में एक एप्लीकेशन है ये, तो हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है कि भाई कनेक्ट हो जाओ आप। फिर यहाँ पे मिडिलवेयर पे हम बताते हैं कि भाई जो कनेक्ट हुआ उसमें से किसे हमें परमिशन देना है या नहीं देना है। फिर यहाँ पे समझने वाली है सिर्फ ये लास्ट लाइन, यहाँ पे कोर्स अंडरस्कोर ओरिजिन अलाउ ऑल इक्वल टू ट्रू, ये एक वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। सेटिंग्स डॉट पी वाई में इसने बोला भाई कोर्स ओरिजिन अलाउ अंडरस्कोर ऑल इक्वल टू ट्रू, मतलब जो ओरिजिन जो आ रहा है जो बाहर से, उनमें से किसे किसे आपको परमिशन देना है। जो पोर्ट जो रिक्वेस्ट आएंगे, जैसे जैंगो का डिफ़ॉल्ट 8000 है, रिएक्ट का 3000 है, कितना है भाई 8080 या जो भी है। हाँ, फिर इसी तरीके से और भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबका अलग अलग पोर्ट होता है, तो उनमें से किसे किसे आपको अलाउ करना है। तो यहाँ पर हमने ट्रू रखा है, मतलब जितने भी पोर्ट्स आएंगे, जितने भी पोर्ट से रिक्वेस्ट आएगी सभी को परमिशन है कि वो डेटा एक्सेस कर सकता है। अगर नहीं स्पेसिफाई किसी का करना, स्पेसिफाई किसी एक पोर्ट को देना है तो उसका कोड भी आई थॉट नीचे मिल जाता है। आगे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं भाई मैं नहीं चेक कर रहा, नहीं मिला मुझे, मैं वापस आ रहा हूँ। स्पेसिफाई हम वहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई आई थिंक मेरे पास में होना चाहिए, मैंने कहीं तो करके रखा है, चलो हम अभी काम नहीं करते उस पर। स्पेशली हम बता देते हैं कि भाई कौन सा पोर्ट जो है वो एक्सेस कर सकता है, मतलब कौन सा पोर्ट से जब रिक्वेस्ट आए तो उसे परमिशन है अंदर जाने के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे ऑल को कर दिया ट्रू, तो जितने भी पोर्ट से रिक्वेस्ट आएगी सारे के सारे अब एक्सेसिबल होंगे। एक बार हम हिट करके देखते हैं, हिट किया इसे, मूवी को हिट किया, देखो अब कोई एरर नहीं आया। कंसोल पे हमने शो करवाया था तो कंसोल पे हमारे पास आ भी गया डेटा एरे टू स्टेटस 200, मतलब ओके है भाई सब 200 सही है। स्टेटस टेक्स्ट ओके, हेडर एग्जूस हेडर, यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है। बट हमें एक्सेस करना है, हमें देखो रिक्वायरमेंट के अनुसार होती है। तो जब हम वेब में काम करते हैं या किसी डेटा के साथ में काम करते हैं, भाई जब हम एप्लीकेशन बनाए तो एक डेटा के साथ में ही काम करना चाहेंगे कि भाई डेटा को ऐड करो फिर गेट करो। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो वेरिएबल होता है डेटा नाम का, इस वेरिएबल के अंदर जो आपके ऑब्जेक्ट्स स्टोर होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो मैंने कंसोल करवा के रखा है
रेस्ट को इसी की जगह पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर देता हूँ मैं, तब हमें सिर्फ और सिर्फ वो डेटा ही शो करेगा। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ एक बार, कुछ नहीं है अभी, मूवी को हिट करता हूँ, तब हमें सिर्फ डेटा ही शो करेगा। और यहाँ पे देखो जो डेटा आया है, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, उसके बाद में देखो ये एरे फॉर्मेट में डेटा आया है। इस एरे के अंदर पे ऑब्जेक्ट्स स्टोर है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट। तो जो डेटा हमेशा जो गेट होता है वो एरे फॉर्मेट में होता है, और इस एरे के अंदर पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। चलो जो डेटा हमारा सक्सेसफुली आ चुका है, एपीआई जो हमारी परफेक्ट काम कर रही है। जहाँ तक का कोई इशू, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को भी, क्योंकि आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल देखते हैं क्या नया करना है। तो इतने में कोई भी डाउट, कोई भी इशू, कुछ भी क्वेरी हो